हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ तन्मय गुप्ता। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कल्चर। तो हाँ भाई लोग, क्या हाल चला आप सबके? बहन लोगों के भी, ऐसा थोड़ी ना कि भाई लोग ही देख रहे हैं सिर्फ चैनल। हाँ तो भाई आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एंथैल्पी के बाद का लेक्चर। इससे पहले हम लोग एंथैल्पी के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर चुके हैं। ये हमारा एंथैल्पी के आगे का लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल उठा लीजिए अपने कॉपी और पेन। बिना कॉपी पेन के यहाँ पे आना वर्जित है, कठोर शब्दों में निंदा है भाई साहब, ठीक है ना। तो एक कॉपी एक पेन, बाकी नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है। प्रोसेस बोल लो या रिएक्शन बोल लो, बात एक ही, ठीक बात। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है, हीट जो है, जो एनर्जी है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, उसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है हमारी वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक बात। और इससे पहले लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था एंथैल्पी के बारे में, तो वहां पर मैंने आपको बताया होगा कि एंथैल्पी जो होता है वो हमारा स्टेट फंक्शन होता है। एंथैल्पी चेंज जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो स्टेट फंक्शन है, इसलिए वो HP माइनस HR यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है। सिर्फ स्टेट्स पे डिपेंड करता है ये। तो ये फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया है पूरा लेक्चर। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो जब यहाँ पे हमने बताया कि डेल्टा H HP माइनस HR होता है, इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हीट ऑफ रिएक्टेंट हीट ऑफ प्रोडक्ट से, या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से बड़ा होगा। एंथैल्पी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कुछ नहीं है एंथैल्पी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होगी, एनर्जी रिएक्टेंट में ज्यादा है, प्रोडक्ट में कम है, इसीलिए तो एनर्जी लूज करी है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें तो डेल्टा H की वैल्यू फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक बात। अब अगर हम लोग एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक के प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है बात। तो क्या होगा, डेल्टा H अगर हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूला से देखें तो डेल्टा H हमारा पॉजिटिव निकल के आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करी ना, तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ी। यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर दी, एनर्जी लूज कर दी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या है, सिंपल सी बात है, हम लोगों को डेल्टा H से मतलब है, हम लोग को मतलब ये नहीं है कि एनर्जी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है। बस सिंपल सी ये बात समझ लो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। हमको सिर्फ डेल्टा H से मतलब है कि किस प्रोसेस में पॉजिटिव होगा, किस प्रोसेस में नेगेटिव होगा। समझ आ गई बात, ठीक है। तो अब अगर हम लोग रिएक्शंस के केस में देखें, या फिर सबसे पहले तो ये तो हम लोगों ने एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन के थ्रू हम लोगों ने ये निकाला, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों एनर्जी रिलीज होती है, क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्या लॉजिक है इसके पीछे एक्चुअली, वो मैं आपको बताता हूं। देखो अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, लेट्स से ए बी रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग का फॉर्मूला, दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। बॉन्ड बनते भी हैं, नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटते हैं रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो देखो यहां पे क्या है,
बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग। और यहां पे प्रोडक्ट में क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग। तो देखो जब किसी चीज को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी लगानी पड़ती है, सीधी बात, यहां पे बॉन्ड टूट रहे हैं तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में, कि अगर किसी भी सिस्टम को हम लोग हीट प्रोवाइड कराते हैं या फिर कोई भी सिस्टम हीट गेन करता है तो वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं ना, एज अ पॉजिटिव, क्योंकि उसकी उस सिस्टम के अंदर उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसके सिस्टम के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग एज अ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ की एनर्जी तो हम लोगों ने जो दी है वो पॉजिटिव है। लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज क्यों होती है? क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो एक स्टेबल कंडीशन में जाना चाहता है। स्टेबल कंडीशन में जाना चाहेगा तो एनर्जी को लूज करेगा। समझ में आ रही है बात? जितना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा उतनी कम एनर्जी होगी उसकी, समझ रहे हो? ज्यादा कूद फांद नहीं कर पाएगा, एनर्जी लो है इसीलिए वो स्टेबल है। समझ आ गई बात? तो ये यहाँ से एनर्जी लूज कर रहा है, और एनर्जी जब लूज होती है तो हम लोग उसको निगेटिव चार्ज से लेते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी चीज क्लियर हुई? अब हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों प्रोसेस तो हर रिएक्शन में होती ही होती हैं, बट एक कंडीशन लो, फॉर एन एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं, कि यहां पे हम लोग मान लो कि 20 किलो जूल एनर्जी दी हम लोगों ने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और 30 किलो जूल एनर्जी निकल गई। अब निकल रही है तो ये एनर्जी निगेटिव है, माइनस है, और ये हम लोग दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव लेंगे। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या आएगा? -10 किलो जूल। -10 किलो जूल आएगा कि नहीं आएगा भाई? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है। एनर्जी रिलीज हो रही है, ज्यादा है, तो क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में हमारी एनर्जी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो निगेटिव आ रही है। देख लो, बस यही एक कॉन्सेप्ट है इस चीज के लिए, समझ रहे हो? अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लो एंडोथर्मिक की बात करें अगर, तो यहाँ पे मान लो हम लोगों को 40 किलो जूल हम लोगों ने एनर्जी दी और 30 किलो जूल हमको मिली। ये निकल रही है तो माइनस लगाया है, ये हम लोग खुद दे रहे हैं तो प्लस है। हमारी इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी से कम, सॉरी ज्यादा है। इस केस में हमारी इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी से ज्यादा है ना, तो इनपुट एनर्जी ज्यादा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस प्लस 10 किलो जूल। वही हमारी इंथैल्पी है फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। समझ रहे हो? पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव है। तो ये छोटा सा सिंपल सा फंडा था जो समझने के लिए जरूरी है। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई इतना कुछ बवाल नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आएगा इस जगह से जो मैं अभी बताने वाला हूं। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई? ठीक है। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, उसमें कोई भी रिएक्शन दी होगी तो आपको वहां पे ये मेंशन नहीं होगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में, है ना ये मेंशन होगा कि ये एक्सोथर्मिक है, ना ये मेंशन होगा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको रिएक्शन को देख के कैसे पता लगाएं कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, जिससे हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू सही लिख पाए, बस ये चीज देखनी है। अब मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी कन्वर्टेड इंटू C प्लस डी, ठीक बात। अब अगर प्रोडक्ट साइड में हीट प्लस में लिखी हुई है, हीट अगर प्लस में लिखी हुई है तो ये सबसे पहले तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? -Q। डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? -Q। अब वही रिएक्शन में अगर सेम रिएक्शन, क्या दूसरी रिएक्शन है, कोई भी C प्लस डी हो रही है, और वहां पे हमारी जो हीट है, जो एनर्जी है, वो -Q की फॉर्म में लिखी हुई है, तो हमारी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी +Q। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना? ये क्या है? हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो भैया कैसे पता चला ये? तो देखो, समझते हैं। यहां पे कुछ एनर्जी थी,
अब प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो इतनी एनर्जी निकल गई, तभी ये प्लस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब इस प्रोडक्ट में इतनी एनर्जी ऐड करोगे तब हमारा रिएक्टेंट बनेगा। या फिर इसको जब सिंपली अगर आपको समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग माइनस क्यू ले या प्लस क्यू ले। समझ में आ रही बात? तो ये डेल्टा एच की वैल्यू लेने में अगर आप गलती करोगे तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा अगर आप डेल्टा एच की वैल्यू सही नहीं लिख पाओगे इक्वेशन को देख के। तो सबसे बढ़िया काम मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखे, कहीं पे भी प्लस दिखे या माइनस दिखे इन दी प्रोडक्ट साइड, उसको प्रोडक्ट साइड से हटाओ और रिएक्टेंट साइड ले आओ। माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू है तो ये यहाँ से प्रोडक्ट से हटेगा तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा। आ गया ना। अब आप देखो रिएक्टेंट में से इतनी हीट घटा रहे हैं तब प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट में से इतनी हीट या एनर्जी घटा रहे हैं तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यानी यहां से इतनी हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहाँ पे जब रिएक्टेंट में इतनी हीट ऐड करेंगे तब जाके हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। हीट ऐड कर रहे हैं तो हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक बात। अब देखो वैसे आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन ध्यान रखने पड़ते थे। अगर आप रिएक्टेंट साइड में ले आओगे तो जैसे लिखा हुआ है माइनस क्यू वही हीट इंथैल्पी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस क्यू लिखा हुआ है तो प्लस क्यू हमारा इंथैल्पी चेंज हो जाएगा। तो रिएक्टेंट के साइड से देखो, प्रोडक्ट को भूल जाओ। अगर हीट यहाँ पे लिखी हुई है या एनर्जी को यहाँ पे लिखी हुई है प्रोडक्ट साइड में, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप उसको उठाओ रिएक्टेंट साइड में लेके आओ और एग्जैक्टली लिख दो डेल्टा एच की फॉर्म में। समझ आ रहा है न्यूमेरिकल को के हिसाब से? इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी बात समझ आ रही है भाई? ओके चलो बढ़िया बात है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या लेंगे? लेट्स से C+O2 कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस। ये चीजें लिखनी जरूरी हैं, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस इसकी इंथैल्पी मान लो 343.5 किलो जूल्स थी। तो यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात दिख रही है कि भैया इसको प्लस है, इस प्लस को इधर रिएक्टेंट साइड लेके आओ, माइनस हो जाएगा, माइनस 343.5 किलो जूल गिव्स CO2, ठीक बात, इन द गैसेस फॉर्म। तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो सीधे ये लिख दूंगा माइनस 343.5 किलो जूल्स। दैट्स इट। इतना आपको करना है। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, अभी जो मैं कराऊंगा थोड़े बहुत उसमें दिख जाएगा आपको, ठीक बात। चलिए ठीक है फिर, ओके। अब हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की, बात ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। अब हम लोग बात करेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक भाई। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंथैल्पी चेंज आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू HP माइनस HR। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो किस तरीके से इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन क्या होगा, जब कोई भी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो ये हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखी, ठीक है, तो इस जो ये रिएक्टेंट्स हैं वो पूरे कंप्लीटली कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। अब इस रिएक्शन के केस में जो इंथैल्पी चेंज आएगा, इस रिएक्शन के केस में जो इंथैल्पी चेंज आएगा वो इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन कहलाएगा। समझ आ रही है? जो इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच
जो हमारा इस रिएक्शन के लिए होगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा आर एच, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम लोग डेल्टा आर एच से डिनोट करते हैं। ये दिस इज द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब अगर हम लोग बात करें जैसे CH4 गैस प्लस O2 गैस gives out CO2 गैस और H2O in the form of लिक्विड। तो अगर हम लोग इससे रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज की बात करें डेल्टा एच की, इस पूरी रिएक्शन की डेल्टा एच की बात करें जो कि है अप्रोक्सीमेटली -890.3 किलो जूल, -890.3 किलो जूल्स। अब ये जो इंथैल्पी चेंज है इस रिएक्शन के लिए वो हमारा इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन कहलाता है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। डेल्टा आर एच हमारा कहलाएगा इस रिएक्शन के लिए। अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज लिखते हैं तो वो इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। समझ आ रही है इतनी बात? इतनी चीज क्लियर हो गई? इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी अगर हम लोग देखें, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, HP माइनस HR। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो HP माइनस HR होगा और पॉजिटिव होगा फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर एंडोथर्मिक, और डेल्टा RH निगेटिव होगा फॉर एक्सोथर्मिक। कोई चेंज नहीं है, वो डेल्टा H ही है, बट वो उसको हम लोग रिएक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो वो इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। ठीक बात? समझ आ रही है चीज? ठीक है, चलो इतनी चीज क्लियर हुई होगी तो हम लोग देख लेते हैं कि इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन किन किन चीजों से इफेक्ट होता है, किन किन फैक्टर्स से इफेक्ट होता है हमारा, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा आर एच, ठीक है, इसको डेल्टा आर एच से ही डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर देखो, सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट पे किस तरीके से डिपेंड करता है मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो हम लोग एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कि H2 प्लस हाफ O2 गैसियस फॉर्म में हमारा बनाता है H2O लिक्विड, H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन हमारी सिमिलर है, H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स H2O गैसियस। यहां पे हमारा वाटर बन रहा है, इस केस में हमारा वाटर बन रहा है, इस केस में हमारी वाटर वेपर बन रही है, ठीक है। तो यहां पे जो डेल्टा आर एच होगा और इस केस में जो डेल्टा आर एच होगा वो टोटली डिफरेंट है। इस केस में है इट्स अबाउट 285.5 किलो जूल और ये है हमारा -241.5 किलो जूल। देयर इज अ डिफरेंस क्या है हमारी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेज स्टेट चेंज हो गया, स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट चेंज हो गई। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था, यहाँ पे गैसेस स्टेट में। समझ आ रहे हैं ना? यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था, यहाँ पे गैसेस स्टेट में। तो क्या हुआ यहाँ पे? हुआ ये कि हमारा डेल्टा आर एच जो एंथैल्पी और चेंज फॉर द रिएक्शन है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारा एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये हमारे रिएक्टेंट के अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल
हम लोग कार्बन को हीट कर रहे हैं, कार्बन को हीट कर रहे हैं। लेट सपोज 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन अगर हमको डेल्टा आर एच एक्स किलो जूल्स देती है, लेट सपोज एक्स किलो जूल्स मान लेते हैं हम लोग, एक्स किलो जूल्स दे रही है, तो भैया 2 मोल ऑफ कार्बन जो हमारा एंथैल्पी चेंज देंगे वो ऑब्वियस सी बात है एक्स किलो जूल्स नहीं होगा, सेम तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल कार्बन हम लोग जला रहे हैं और यहाँ पे 2 मोल कार्बन जला रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली ट्वाइस हो जाएगा, एग्जैक्टली ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड करता है हमारा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है भाई। चलो एक और बढ़िया सा पॉइंट आपको देते हैं हम लोग, एक और बहुत अच्छा सा पॉइंट है जो कि है थर्ड पॉइंट। जो हमारा एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन होता है ना, वो एलोट्रोपिक फॉर्म पे डिपेंड करता है भाई साहब, एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म। अब इसका क्या मतलब है कि भाई किसी भी एलिमेंट के, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक एलिमेंट के कई सारे एलोट्रोप्स होते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स के, जैसे कार्बन का है हमारा, है ना, कार्बन के हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं। तो अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझे तो कार्बन अगर हम लोग लें पहले डायमंड की फॉर्म में, दूसरा लें ग्रेफाइट की फॉर्म में, पहला कार्बन डायमंड की फॉर्म में, दूसरा कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में, और उसको ऑक्सीडाइज कराएं, ठीक बात, मिलेगा क्या हमको CO2, प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट हमको सेम मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोप डिफरेंट है, इलेक्ट्रोप डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो डेल्टा RH की वैल्यू है, इस केस में जो डेल्टा RH की वैल्यू है वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 395.4 किलो जूल, एंड इस केस में जो हमारे डेल्टा RH की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 393.5 किलो जूल्स के अप्रोक्स होती है। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि एलोट्रोप्स के चेंज होने से भी हमारी एंथैल्पी में इफेक्ट पड़ता है, एंथैल्पी ये दोनों बराबर नहीं होंगी। समझ आ रही है बात, ठीक। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसमें हम लोगों को जानना है कि अगर कोई भी रिएक्शन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर होती है, बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी आप लोगों ने, वाटर के अंदर होती हैं, अल्कोहल के अंदर कराई जाती हैं, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे एक कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है वो वाटर के अंदर कराई जा रही है, और वही पर्टिकुलर रिएक्शन हमको अल्कोहल के अंदर कराई जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एंथैल्पी चेंज आएगा, जो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, वो इक्वल सिमिलर नहीं होगा, किसी भी वे में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज, फिफ्थ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर फिफ्थ, कि जो भी हमारा डेल्टा RH की वैल्यू होती है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है ना, फिजिकल स्टेट पे, फिजिकल कंडीशंस पे, सॉरी फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पे हमारा जो एंथैल्पी चेंज है किसी भी रिएक्शन के लिए वो डिफरेंट होता है। अब जैसे हम लोग लेट सपोज, और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया एक टॉपिक, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। कि देखो सबसे पहले कि हम लोगों ने दो जगह पे कार्बन की रिएक्शन कराने चाहिए, कार्बन को जलाना चाहा, मैं यहाँ यूपी में बैठा हूँ, कोई बंदा कश्मीर में बैठा है, और दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों अपने अपने रूम टेम्परेचर पे कार्बन को, 1 मोल कार्बन को, 1 मोल ऑफ कार्बन को हीट करेंगे और बताएंगे कि कितनी हीट उसमें से निकली, डेल्टा H कितना आया। अब यहाँ पे टेम्परेचर है भैया 25 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स, वहां टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है,
तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एंथैल्पी चेंज है, एनर्जी चेंज है, हीट का जो चेंज है वो अलग अलग होगा। वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कुछ और आएगी, तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा बहुत सारा, है ना। कुछ समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल हम लोग अगर कार्बन की डेल्टा एच पढ़ना चाहें, एंथैल्पी चेंज पढ़ना चाहें, एक्चुअल एंथैल्पी चेंज कार्बन का या किसी भी एलिमेंट का, तो किस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां किसी जगह पे कुछ और एनर्जी निकल के आ रही है, किसी दूसरी जगह पे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो कुछ और एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अराइज हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अराइज हुआ यहाँ पे, विच इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यहां से अराइज हुआ कि जो भी हम लोग रिएक्शंस कराएंगे वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे कराएंगे, एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे उसका कि अगर हम लोग ये रिएक्शन करा रहे हैं तो वो ओवरऑल दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक ही वैल्यू दे। तो वो कंडीशंस क्या थी? पहले तो टेम्परेचर की कंडीशन थी कि अप्रोक्सीमेट 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। 1 बार प्रेशर होना चाहिए। कई लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं कि 1 atm प्रेशर होना चाहिए, बट जो नया रूल आया था आईपीएसी के अकॉर्डिंग, उसमें बताया गया कि अगर आप 1 बार लेके चलोगे एज अ स्टैंडर्ड प्रेशर फॉर द रिएक्शन तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर कोई भी रिएक्शन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हो रही है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी लेंगे? उसकी कंसंट्रेशन कितनी लेंगे? 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर, ठीक है ना। इतनी हम लोगों को कंसंट्रेशन लेनी है, इतना टेम्परेचर लेना है और 1 बार प्रेशर होना चाहिए किसी भी रिएक्शन का। तो ये सारी जो कंडीशन है वो इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाएंगी। इस कंडीशन में रिएक्शन कराई और जो भी हमारा डेल्टा एच की वैल्यू निकल के आई वो हम लोगों ने लिख ली, वही हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाती है। जैसे आईयूपीएसी एक सिस्टम है इंटरनेशनल कंपाउंड्स को नेम देने का, तो उसी तरीके से हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी एंथैल्पी निकालने का, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हर एलिमेंट या हर कंपाउंड 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे नहीं करता रिएक्शन, नहीं शो करता रिएक्शन, है ना, नहीं शो करेगा रिएक्शन। तो क्या, कई सारे एलिमेंट हैं, कई सारे कंपाउंड हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन शो करते हैं, तो यहाँ पे तो वो रिएक्शन शो ही नहीं करेंगे। तो माजरा निकाला गया, कुछ सॉल्यूशन इसका भी निकला। इसका सॉल्यूशन ये निकला कि जिस टेम्परेचर किसी भी एलिमेंट का वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है ना, द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच the element or the compound start showing the reaction, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लेते हैं। 298 केल्विन जरूरी ही नहीं है कि हर किसी के लिए हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लिक्विड इथेनॉल है, लिक्विड इथेनॉल, वो हमारा 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे रिएक्शन शो करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे रिएक्शन शो कर रहा है। बट जो हमारा आयरन है उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? 500 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर। टेम्परेचर चेंज हो सकता है बट जो प्रेशर है वो हमेशा 1 बार ही रहना चाहिए, ऑलवेज बी 1 बार, द प्रेशर विल ऑलवेज बी 1 बार। समझ आ रही है इतनी चीज? तो एंथैल्पी जो थी हमारी वो हम लोगों ने स्टैंडर्ड स्टेट में मेजर करना स्टार्ट कर दिया। और इस स्टैंडर्ड स्टेट में मेजर अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका सिंबल भी अलग होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा आर एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो था ही डेल्टा आर एच, बस यहाँ पे एक छोटा सा नोट लगा देते हैं फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर या फिर जो मिनिमम टेम्परेचर है किसी भी एलिमेंट का और 1 बार प्रेशर पे। समझ आ गई इतनी चीज?
इतनी चीज क्लियर हो गई, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। चलिए बढ़िया बात, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्लियर हुआ। ओके ओके, अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, डेल्टा आर एच नॉट। ये क्या होता है, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, लेट से A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी, अब आपको निकालना है डेल्टा आर एच नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और मोस्टली हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट में ही खेलेंगे, समझ आ रही बात, स्टैंडर्ड स्टेट में ही काम करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगी इसलिए। अब यहां पे हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रोडक्ट देखो, C और D है प्रोडक्ट में, तो H नॉट ऑफ द C प्लस H नॉट ऑफ द D माइनस H नॉट ऑफ द A प्लस H नॉट ऑफ द B। इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर A प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर B। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे तो ये सिंपल रिएक्शन थी, अगर यहाँ पे इसके कोई भी कोफिशिएंट्स लगे होते, मान लो ये कोफिशिएंट्स लगे होते, तो ये कोफिशिएंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाते। ये चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये फॉर्मूला याद रखने वाला है बस, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, काफी सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इस फॉर्मूले पे। ओके, इस फॉर्मूले में आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक भाई, तो ये चीज याद रख लो। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई, चलो बहुत बढ़िया बात। न्यूमेरिकल करें, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है भाई, Here is your first न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल आपका इस टाइप का है, जिसमें आपको एक रिएक्शन दी होगी, उसका एंथैल्पी चेंज दिया होगा इन द स्टैंडर्ड स्टेट, और आपसे पूछा गया होगा कि कुछ ग्राम ऑफ फॉस्फोरस या कोई भी एलिमेंट जो भी रिएक्शन दी हो, वो अगर रिएक्ट करेगा तो कितना एंथैल्पी चेंज होगा। अभी तो इतना रिएक्ट कर रहा है तो इतना है, लेकिन जब इतना रिएक्ट करेगा तो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिया हुआ है कि 2p सॉलिड प्लस 3br2 लिक्विड गिव्स 2pbr3 गैस। इसका डेल्टा आर एच नॉट गिवन है हम लोगों को -243 किलो जूल्स। ठीक है, हम लोग को पता है कि फास्फोरस का जो मोलर मास होता है, मोलर मास फास्फोरस का जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 31 ग्राम पर मोल होता है। एक मोल के लिए 31 ग्राम होता है फॉर 1 मोल। अब यहां से हम लोग मोल्स ऑफ फास्फोरस निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ फास्फोरस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को गिवन अमाउंट दिया हुआ है ना, गिवन मास हम लोगों को दिया हुआ है फास्फोरस का, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 10.32 अपॉन 31, इट इज अप्रोक्सीमेट 0.33 मोल्स। ठीक, 0.33 मोल्स के लिए हम लोगों को निकालना है 10.32 ग्राम मीन्स 0.33 मोल्स ऑफ द फास्फोरस। तो हम लोग को 0.33 मोल्स के लिए एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 2 मोल के लिए कितना है, यहाँ पे 2 मोल फास्फोरस रिएक्ट कर रहा है ना, तो 2 मोल के लिए कितना है, 2 मोल्स के लिए हमारी एंथैल्पी चेंज कितना है, -243 किलो जूल्स।
एक मोल के लिए कितना हो जाएगा, एक मोल के लिए हो जाएगा -243 किलो जूल बाई 2, और 0.33 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, 0.33 मोल्स के लिए हो जाएगा -243 इंटू 0.33 बाई 2 किलो जूल्स। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दो। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा RH नॉट फॉर 10.32 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस कितना मिल जाएगा आपको, अप्रोक्सीमेट -40.41 किलो जूल्स। ये आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट। तो सिंपल यूनिटरी मेथड है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन में दे रखा है 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, समझ आ रही बात? ओके, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स बहुत आराम से हो जाएंगे इस चीज के। ठीक है, और सेकंड टाइप का आपका न्यूमेरिकल क्या होगा, सेकंड टाइप का आपका न्यूमेरिकल इस तरीके से होगा। ये चीज क्लियर हुई इतना? ठीक है, सबसे पहले मोल्स निकालो और मोल्स निकाल के कंपेयर करो कि कितने मोल्स से कितनी एंथैल्पी बन रही है और हमको कितने के लिए चाहिए। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ और आंसर पाओ। चलो भाई, दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा ये मैं आपको बताता हूं। जो दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है उसमें आपको एक रिएक्शन दी होगी, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आपको रिएक्शन दी होगी, लेट सपोज CH4 गैसेस प्लस O2 गैसेस गिव्स आउट CO2 गैसेस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन का आपको डेल्टा RH नॉट दे रखा है। लेट सपोज x किलो जूल दे दिया। ठीक है, x किलो जूल दे दिया और आपसे कहा गया कि फाइंड एंथैल्पी चेंज फॉर CO2 गैस। ठीक है, और आपको गिवन है H नॉट ऑफ CH4 लेट से A किलो जूल। ठीक है, H नॉट ऑफ H2O आपको गिवन है B किलो जूल, और आपको निकालना किसका है, H नॉट ऑफ CO2, H नॉट एंथैल्पी फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर CO2, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको इस लेक्चर के लिए स्पेशली बताया हुआ है। डेल्टा RH नॉट इज इक्वल्स टू H0P माइनस H0R, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन कौन है, CO2 है और H2O है। CO2 H नॉट ऑफ CO2 प्लस क्या है H2O, H नॉट ऑफ H2O, H नॉट ऑफ H2O क्या है B किलो जूल मान लिया, माइनस H नॉट ऑफ CH4 क्या है, H नॉट ऑफ CH4 है A किलो जूल मान लिया। बट यहाँ पे H नॉट ऑफ ऑक्सीजन तो दिया ही नहीं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन यहाँ पे गिवन है ही नहीं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आपको ऑक्सीजन के लिए गिवन नहीं है, ऑक्सीजन के लिए गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है कि जो हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर naturally occurring most stable एलिमेंट की जीरो मान लेते हैं। बहुत सारे एंथैल्पी जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं। क्यों, जैसे डेल्टा H नॉट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग है, ऑक्सीजन हमारा नेचुरली अकरिंग है। ऐसा है नहीं कि ये जीरो होती है, बट हम लोग कंसीडर करते हैं।
जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी स्टेट का या किसी पर्टिकुलर शहर का जो हाइट नापी जाती है वो सी लेवल से नापी जाती है। सी लेवल को एक रेफरेंस माना गया है क्योंकि सारी नदियां जहां से भी निकलती हैं वो हमेशा सी में जाके मिलती हैं, है ना, समुद्र में मिलती हैं। तो समुद्र को सबसे निचला हिस्सा माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र सबसे निचला है, समुद्र के अंदर भी कितनी गहराई है, लेकिन वहां से नहीं नापते। समुद्र तल से जो हमारा सी लेवल होता है उससे हम लोग हाइट कंसिडर करते हैं, तो उस हाइट को हम लोग 0 कंसिडर करते हैं, तभी तो उससे ऊपर बढ़ेंगे। समझ आ रही है ना बात? जो सी लेवल की हाइट है, जो सी लेवल है हमारा, उसको हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सी लेवल 0 है, उसके अंदर भी गहराई है भाई। बट कैलकुलेट करने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए हम लोग ये एजम्पशन लेते हैं, हम लोग को लेना पड़ता है। तो जैसे डेल्टा एच नॉट ऑफ ऑक्सीजन जो भी नेचुरली अकरिंग अपनी फ्री स्टेट में होगा, नेचुरली अकरिंग होगा और मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी उसकी, वो हमेशा 0 ली जाएगी। जैसे डेल्टा एच नॉट ऑफ क्लोरीन Cl2, Cl2 की ही फॉर्म में पाया जाता है क्लोरीन, ठीक है, तो उसकी 0 हो जाएगी। डेल्टा एच नॉट ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप्स होते हैं। कार्बन क्या है? एलोट्रोप्स होते हैं। तो कार्बन का जो ग्रेफाइट है ना, कार्बन का जो ग्रेफाइट एलोट्रोप है उसका डेल्टा एच नॉट हम लोगों को 0 माना गया। डायमंड वाले का 0 नहीं होता, डायमंड वाले की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्रेफाइट वाला एलोट्रोप है कार्बन का, वो सबसे स्टेबल एलोट्रोप है उसका। समझ आ रही है बात? नेचुरली अकरिंग है और सबसे स्टेबल है। जैसे डेल्टा एच नॉट ऑफ एस सल्फर, सल्फर का जो ऑर्थोरोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक वाला जो होता है वो सबसे स्टेबल होता है नेचुरली अकरिंग में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और भी बहुत सारे होते हैं एलोट्रोप्स, बट सबसे स्टेबल ऑर्थोरोम्बिक। और बताओ और कोई? जैसे अगर हम लोग डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉस्फोरस की बात करें तो वो रेड फॉस्फोरस भी ले सकते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस भी ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग व्हाइट वाला जो होता है, व्हाइट फॉस्फोरस, उसकी डेल्टा एच नॉट जो हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो डेल्टा एच नॉट है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, वो हम लोग ऑक्सीजन के केस में क्या लेंगे? 0 लेंगे। और डेल्टा आर एच नॉट हम लोगों को कितना गिवन है? x मान लो, तो ये निकल आएगा एच नॉट ऑफ CO2 कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट? x माइनस बी प्लस ए, यही तो रहेगा। और यहाँ पे x, b और a की जगह पे वैल्यूज होंगी कुछ, उनको पुट कर देना, आ जाएगा। या फिर आपको यहाँ पे क्या कहा होगा, सॉरी, यहाँ पे आपको डेल्टा एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन निकालना होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन निकालना होगा। और CO2 का कुछ दे दिया होगा, C किलो जूल दे दिया होगा, तो उससे आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे, है ना। तो ये 2 तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एंथैल्पी के ऊपर अलग, इंटरनल एनर्जी की अलग, है ना। आगे चल के एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी चीजें आएंगी, तो इन सब पे न्यूमेरिकल्स की जो वीडियोस होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, है ना, इतनी चीज क्लियर है। तो भाई आज की सेवाएं, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मजे करिए। लॉकडाउन है ना भाई साहब, बहुत बहुत बुरा हाल कर रखा है इस टाइम, है ना। अच्छे आलसी हो रखे हैं, तो भैया आलस छोड़ो, पढ़ना स्टार्ट करो। एग्जाम्स आने ही वाले हैं, अभी होके गुजरे हैं, बट अगले साल के आने वाले हैं, तो पढ़ाई चालू रखो, है ना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।